Good morning, students. How are you? I hope you have completed your exam successfully. We are going to start our next syllabus. As you know, we have completed up to chapter number 7 of statistics even now. One topic is remaining there in that chapter. So today we will start our next syllabus from that topic, and the topic is ogive. Okay, students? What is ogive? The chapter name is frequency diagram. हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव, 3 टॉपिक इज इन दिस चैप्टर. हमने हिस्टोग्राम भी रीड कर लिया है, पॉलीगन्स क्या होते हैं वो कर लिया है. एक टॉपिक हमारा रह गया था एग्जाम से पहले, तो वो है ओजाइव. ओजाइव क्या होता है? इट इज द कर्व विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन द ग्राफ पेपर. जब भी हम ग्राफ पेपर की बात करते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर हमने क्या बनाना है, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. वहां पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और उनको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम प्लॉटेड करते हैं. तो उसके बिहाफ के ऊपर हम लाइंस को ड्रॉ करके क्या बनाते हैं, ओजाइव बनाते हैं. क्लियर? तो ओजाइव 2 तरह से ड्रॉ किए जाते हैं. एक होता है लेस देन ओजाइव एंड सेकेंड इज मोर देन ओजाइव. लेस देन ओजाइव क्या होता है? इस मैथड के अंदर, इन दिस मैथड, beginning from upper limit of first class interval, we go on adding the frequencies corresponding to every next upper limit of the series. इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि ये मेथड है जिसमें हमने अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल को ही ध्यान में रखना है. वहां से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स. मार्क्स हमने लिए हैं एग्जाम्पल के अंदर. तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15. इस तरह से मैंने जो है वो मार्क्स की जो है वो सीरीज यहाँ पे बना रखी है. राइट? ये हमारी मार्क्स का कॉलम है और साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमने पहले वाले टॉपिक के अंदर इसको समझ लिया था अच्छे से. जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एडिट करते जाते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज को, तो क्या बन जाता है हमारा CF. जैसे कि 4 हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है. 4 के अंदर अगर हम 6 को प्लस कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारे नेक्स्ट वाली. और नेक्स्ट में अगर हम 10 को प्लस कर देते हैं तो वो हो जाता है 20. 20 में अगेन हम कोरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 10, उसको इंक्लूड करते हैं तो वो 30 बन जाता है. एंड सो एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, लेस देन वाले केस में हमने क्या करना है. जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल. हमने यहाँ पे 0 to 5 हमारा क्वेश्चन है, तो अपर लिमिट क्या हुई 5. 5 to 10 क्वेश्चन के अंदर है, तो अपर लिमिट क्या हुई 10 एंड सो ऑन 15, 20, 25. क्लियर? तो ये हमारे पास अपर लिमिट्स हमारी आती है. तो हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है लेस देन वर्ड को लेके अपर लिमिट को सामने लिखना है. लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15. क्लियर? तो इसीलिए हमने इस मेथड के अंदर ये वर्डिंग यूज की है कि इन दिस मेथड बिगिनिंग फ्रॉम अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, हम अपर लिमिट से लेते हैं पहले क्लास इंटरवल को लेके उसकी अपर लिमिट लिखते हैं और सामने क्या लिखते हैं लेस देन. क्लियर? वी गो ऑन. उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज है उसको एडिंग करते जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी नेक्स्ट अपर लिमिट ऑफ सीरीज. इसी तरह से जो अगली नेक्स्ट हमारी अपर लिमिट आती है उसके अंदर जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसके अंदर हम प्रीवियस वाले को एडिशन करते जाते हैं. क्लियर? 4 पहले, उसके बाद 4 और 6 बन के 10 हो गया. यहाँ पे मैंने F को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया, सिंपल मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे दी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको विजिबल है प्रॉपरली कि F क्या है. ठीक है? आगे हमारा मेथड होता है मोर देन ओजाइव. मोर देन ओजाइव को हम समझते हैं इसकी वर्डिंग के थ्रू. इन दिस मैथड वी टेक क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज beginning with lower limit of first class interval. beginning with lower limit of first class interval. आपको थोड़ा ध्यान होगा कि जब भी हमने लेस देन और मोर देन की सीरीज करी थी चैप्टर के अंदर, तो लास्ट जो भी हम टॉपिक कर चुके हैं उसमें हमने रीड किया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मे बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल. जब हम मोर देन वाले की बात करते हैं तो उसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं इट मे बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट, तो उसको हम लोअर लिमिट के बेस के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं. इन सेकेंड केस, इन द लेस देन ओजाइव या लेस देन सीरीज, उसके अंदर क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट ऑफ द सीरीज. उसमें हमेशा अपर लिमिट को नोटिस में करके हमने लेस देन वर्ड को लिखना है और मोर देन वाले केस में लोअर लिमिट को एक्सप्रेस करते हुए हमने
क्युमुलेटिव को एक्सप्रेस करते हुए लोअर लिमिट को ध्यान में रखना है। जैसे कि अब हमारा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये हमारे मार्क्स हैं। तो इसमें हमने किसको कंसीडर करना है? मोर देन वाले केस में लोअर लिमिट को। इन दोनों इंटरवल के बीच में लोअर लिमिट क्या है? 0। इस इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 5। इस इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 10। तो हमने यहाँ पे 0, 5, 10 इस तरह से हमने अपने मार्क्स को नोट डाउन करना है और साथ में लिखना है मोर देन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि लेस देन वाले केस में हमने क्या उठाना है? हमें यहाँ पे सिर्फ अपर लिमिट को ही ध्यान में रखना होता है जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। और सेकंड क्या है हमारा? मोर देन। तो मोर देन वाले केस में जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो हमने किसको ध्यान में रखना है? लोअर लिमिट को ही हमेशा ध्यान में रखना होता है। क्लियर? अब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब जो अभी हम वर्डिंग यूज कर रहे थे मोर देन वाले केस में, उसमें हमने लिखा था वी टेक क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बिगिनिंग विद लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। जब भी आप फर्स्ट क्लास इंटरवल लेते हो उसके सामने आपने क्या लेना है? आपने पहले भी कर चुके हो टॉपिक कि मोर देन वाले केस में हम टोटल लेते हैं। टोटल मतलब पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 100। तो 100 से हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं? हर एक फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो आती है उसको हम माइनस करते जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारी ये CF जो है वो रेडी हो जाती है। 100 में से 4 को माइनस किया 96, 96 में से 6 को माइनस किया 90, और इसी तरह से हम माइनस करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास जो बचता है CF वो बन जाता है 0। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स को लगता होगा कि मैं थोड़ा फास्टली करवा रही हूँ। ये टॉपिक हम पहले रीड कर चुके हैं। अगर आप बुक खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने टॉपिक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा था उसके अंदर ये सारी चीजें हमने कर चुकी हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है, लेस देन सीरीज क्या होता है, मतलब मोर देन का मतलब क्या है, CF कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? तो अब हमें सिर्फ ओजाइव बनाना है इस सीरीज के बिहाफ के ऊपर। ये चीजें आपको क्लियर है? तो अब हम ओजाइव जो है वो रेडी करते हैं कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं लेस देन ओजाइव का डायग्राम कैसे हम बनाते हैं। क्लियर? तो लेस देन ओजाइव के लिए जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि एक साइड पे एक्स एक्सिस हम लेते हैं मार्क्स और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने जो अभी आपको एग्जांपल शो करवाई थी वहां पे हम कुछ बच्चों के मार्क्स हमने लिखे हैं और वो कौन से बच्चे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सीरीज में लिया है और उसी का हमने क्या बनाया था? CF। अब CF हमारा क्या बन रहा था? 10, 20, 30, 55। ठीक है, तो उसी के बिहाफ को देखते हुए उसी को नोटिस में करते हुए हमारे पास क्या बनाना है? हमने जो ये आइटम लेनी है, ये चाहो तो आप 10 का डिफरेंस ले सकते हो, 20 का डिफरेंस ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो टॉपिक फ्रीक्वेंसी का कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे मिनिमम हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है, उसके बाद हमारा 10 बनता है, फिर 20। पहले 4 है, फिर उसके बाद पहले 4 है, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको शो करती हूँ। पहले 4 है हमारा, उसके बाद 10 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 30। इस तरह से हमारे जो है आइटम्स है। क्लियर? तो हम पहले कैसे करेंगे इसको? लेस देन ओजाइव के अंदर हमने मार्क्स लिखने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं, तो 20 के डिफरेंस से हमने अपने डायग्राम के अंदर शो किए हैं। क्लियर? आप 15 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव मतलब कि 0 से 5 तक के बीच में कितने बच्चे हैं? 4। अगर मैं बात करूं 0 से 10 तक के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास 10 मार्क्स हैं। ठीक है, 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? तो हम लेते हैं यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये बढ़ता ही चला जाता है, इसको बोलते हैं हम लेस देन ओजाइव। तो ये CF बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब ये आपको ध्यान में रखना है कि 0 से 5 तक की क्लास इंटरवल होती है, लेकिन अपने ओजाइव के अंदर अगर लेस देन का पोर्शन चल रहा है तो उसमें किस चीज को हम ध्यान में रखते हैं CF बनाते हुए? आपको बताया था मैंने 0 to 5 के अंदर किसको ध्यान में रखेंगे? 5 को। 5 से 10 के अंदर किसको ध्यान में रखेंगे? 10 को, क्योंकि अपर लिमिट को हमने यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है, अपर लिमिट हमें ढूंढनी है और उसी के ऊपर हमने प्लॉटेड करने हैं अपने पॉइंट्स। तो 0 to 5 के बीच में अपर लिमिट क्या है? 5। तो 5 के ऊपर हमें क्या निकालना है? सबसे पहला डिजिट क्या है हमारा? CF का 4। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रफली लिख के दिया है क्योंकि मेरे लास्ट पेज पे वो चला गया जो हमने CF बनाया था। तो CF क्या है मेरा? फर्स्ट 4। तो मैं यहाँ पे 5 के ऊपर 4 को फाइंड आउट करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट बनता है। क्लियर? दूसरा CF की आइटम क्या है मेरी? 10।
तो मुझे कहाँ पे बनाना है, अपर लिमिट कौन सी है 10, तो 10 के ऊपर मुझे ड्रॉ करना है पॉइंट 10। थर्ड मेरी अपर लिमिट क्या हो जाती है 10 टू, यहाँ पे 5 का डिफरेंस 10 का डिफरेंस है, 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15। तो नेक्स्ट मेरा क्या बनेगा 15 मेरी अपर लिमिट होगी। तो अपर लिमिट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। इसके ऊपर मेरा नेक्स्ट जो है CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कितनी बनती है 20। तो 20 को मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली। सो इसी तरह से मैंने क्या किया, हर एक अपर लिमिट के ऊपर मैंने प्लॉटेड कर दिया पॉइंट्स, और साथ में मैंने मेंशन किया है कि कितना नंबर है क्यूमुलेटिव का 55, 77, 95 और लास्ट में 100। इतना ध्यान रखना कि जब आप CF बनाते हो तो उसमें जो लास्ट है आपका नंबर वो चेक कर लेना चाहिए कि जब टोटल करेंगे हम पूरी फ्रीक्वेंसी को 100 बनता है या नहीं बनता है। एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन के ऊपर दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें 4, 6, 10, 10 हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। क्लियर, 0 से 5 नंबर लेने वाले 4 बच्चे हैं, 5 से 10 मार्क्स लेने वाले 6 बच्चे हैं, और इसी को हमने प्लस करके क्या बना दिया, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करी है। अगर हमने यहाँ पे टोटल देखा तो टोटल कितना था, मैंने यहाँ पे किया 100। तो 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिनके मार्क्स हमें यहाँ पे चेकआउट करने हैं। तो ये CF जो है लास्ट में आपका 100 ही आना चाहिए। इनकेस आपका 100 नहीं आ रहा, टोटल करके चेकआउट कर रहे हैं, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं इसके एडिशन करते हुए मिस्टेक करी है। क्लियर, तो आपको सिर्फ ये वाली सीरीज को उठाना है जब हमने ओजाइव बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पे प्लॉटेड करके उनको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, लेस देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव ध्यान रखना हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ये लेस देन ओजाइव है। साथ ही हम बनाते हैं मोर देन ओजाइव। मोर देन ओजाइव कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास CF रेडी है। CF हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, 100 से। तो सेम हम मार्क्स लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ लेते हैं। अगेन हम 2020 के गैप के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्या लेना है, जब हम मोर देन की बात करते हैं तो मोर देन वाले केस में हमारे पास 0 to 5, 5 to 10 इस तरह के अगर इंटरवल्स हैं तो हम लोअर वैल्यू के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। ठीक है, लोअर वैल्यू क्या है 0, तो 0 के ऊपर हमने क्या दिखाना है, सबसे पहला CF वो कौन सा है 100। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारा क्या है 5, तो 5 के ऊपर हम क्या बना रहे हैं, अपना सेकंड वाला CF। उसके बाद 10 के ऊपर सिमिलर इस तरह से अगर हम प्लॉटेड करते हैं, बाद में उनको ज्वाइनिंग करके लाइन ड्रॉ करते हैं। लास्ट हमारा 0 था तो 0 के ऊपर हमने मेंशन कर दिया। तो ये सारा क्या बन गया हमारा, ये पॉइंट्स बन गए हमारे। ठीक है, आपको विजिबल हो रहा है आई थिंक सो अच्छे से। तो ये सारे पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा ओजाइव। और ये कौन सा ओजाइव है, मोर देन ओजाइव। और ध्यान रखना मोर देन ओजाइव हमारा अपर से डाउन की तरफ जाता है। क्लियर, ये हो गया लेस देन और मोर देन ओजाइव का कर्व। अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि लेस देन और मोर देन के ओजाइव के कर्व को आपने कंबाइंड बना दो, चाहे आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, पेपर के अंदर आपको जरूरी नहीं डेट्स गिवन हो सकता है कि आप अपनी थोड़ा फैसिलिटी के लिए कि एक ही डायग्राम के ऊपर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉ इट वेरी इजली। ठीक है, तो वो कैसे बन सकता है, पहले आप लेस देन को यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, सारे पॉइंटेड को यहाँ पे लगा के उसके बाद कर्व बनाना है। सेकेंडली ये वाला है लेस देन हाला, क्योंकि ये डाउन से अपवर्ड जाता है और मोर देन अपवर्ड से डाउनवर्ड आता है। तो ये इस तरह से एक ही डायग्राम के अंदर भी हम दोनों बना सकते हैं। इसको लेस देन एंड मोर देन ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कट करते हैं हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। कई बार ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि जहां पे हमारा मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव कट करते हैं तो वहां पे कौन सा पॉइंट होता है, वहां पे हम उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, ये कई बार आता है, ये मीडियन है हमारा 25 जो कुछ आ रहा है हमारा मीडियन है। क्लियर, अप्रोक्सीमेटली 25 होगा या 25 से थोड़ा आगे, ये मैंने अंदाजे से लगाया है विदाउट एनी स्केल। तो ये हमारा आई थिंक सो 25 बनता है मीडियन, अगर इस टॉपिक को लेते हैं, इस वाली एग्जाम्पल को अगर हम लेके चलते हैं तो। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा 7 चैप्टर का कंप्लीट हो गया जो कि इनकम्प्लीट चल रहा था एग्जाम से पहले। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर नंबर 8 अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स एंड टाइम सीरीज ग्राफ। ये हमारा प्रेजेंटेशन का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने प्रेजेंटेशन के 2 चैप्टर कर लिए, 5th, 6th, 7th हमने कर चुके हैं तीनों चैप्टर, और ये लास्ट है, ये भी हमारा प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। और ये प्रेजेंटेशन हमने कैसे करनी है, टाइम सीरीज ग्राफ बना के।
राइट। तो यहाँ पे जैसे कि इसके नाम से पता चलता है टाइम सीरीज, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने टाइम को कंसीडर करना है। टाइम से जुड़े हुए जितने भी ग्राफ्स हैं वो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ग्राफ किसको बोलते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा ऑन द ग्राफ पेपर इज कॉल्ड द ग्राफ और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। वाइल प्रेजेंटिंग डाटा वी गेट लाइन और कर्व विच शो द बिहेवियर ऑफ डाटा। अगर हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं, अगर हम कुछ कर्व के ऊपर, जैसे हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरा पोर्शन है और हमने सिर्फ इतना पोर्शन लिया है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर्व बना रही हूँ या ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो वो सब क्या है, वो हमारे लिए, चाहे हम लाइन से ड्रॉ करते हैं चाहे कर्व से बनाते हैं, वो हमारा प्रेजेंट करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को। ठीक है, किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइंस और कर्व्स में अगर जब कुछ भी हम प्लॉटेड करते हैं पॉइंट्स, उसको बोलते हैं ग्राफ। व्हाट इज द टाइम सीरीज ग्राफ। अब बात आती है कि टाइम सीरीज क्या होता है। टाइम सीरीज कैन बी शोन ऑन द ग्राफ पेपर द इंफॉर्मेशन अरेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम जब अपने टाइम सीरीज को, कुछ ऐसी सीरीज जो हम बनाते हैं, हम ग्राफ के ऊपर उसको शो ऑफ कर देते हैं, तो वो टाइम सीरीज क्या, जैसे हम टाइम को कंसीडर करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जितना भी हमारे पास टाइम है उसी को लेके चलते हैं, चाहे वो ईयर्स हैं, मंथ है, वीक्स हैं, डेज है, एक्सेट्रा, इज टर्म्ड एज ए टाइम सीरीज। तो इन चीजों को अगर हम कंसीडर करके अपना कोई लाइंस या कर्व ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, तो उसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं। दिस प्रेजेंटेशन में बी बाय लाइन और बाय कर्व ऑन द ग्राफ पेपर। या तो हम लाइन से बनाएंगे या फिर कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, और इसको हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है। या तो हम इसको टाइम सीरीज बोलते हैं या फिर अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स बोलते हैं। क्लियर। ग्राफ कंस्ट्रक्शन, ग्राफ कंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ को पहले एक बार देख, हमारे पास जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ये सबको पता है कि ये इस तरह से हमारे पास लाइंस होती हैं। ठीक है, जिसको हम एक्स लाइन, एक्स एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम मेन पॉइंट को नोटिस करते हैं वो क्या है, फर्स्ट है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि हमारे लिए ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन का मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो भी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि ओ, यहां पे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सेकंड है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस मतलब हॉरिजेंटल लाइंस, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं या फिर इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर। तो इट मीन्स हमें ये तो समझ में आ गया कि हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है, यानी कि अनदर नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, लेकिन इसका एक और नाम भी है। ठीक है, एबेसिसा, तो अनदर नेम क्या है, एब्सिसा, हॉरिजेंटल लाइन का। सेकंड है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन जैसे कि हम इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस को एक और नाम से जाना जाता है, इसका अनदर नेम क्या है, ऑर्डिनेट। तो इनको भी हमने ध्यान में रखना है। वैसे आपने इसको पहले भी रीड किया हुआ है, ग्राफ बनाते हुए आपको ये टर्म्स पता है। इसके बाद आते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है कि जब हम एक्सिस को डिवाइड कर देते हैं इनटू 4 पार्ट्स, तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेंट बोलता है उसको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसमें हमारे पास दोनों पॉजिटिव फिगर्स होती हैं। ठीक है, एक्सिस का भी पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव पार्ट। सेकंड हमारा होता है क्वाड्रेंट, इस पोर्शन को बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं जहां पे एक्सिस हमारा पॉजिटिव में रहता है और यहाँ पे वाई हमारा क्या रहता है, एक्सिस हमारा नेगेटिव रहता है और वाई पॉजिटिव में रहता है। क्लियर। और थर्ड पार्ट हमारा रहता है ये एरिया, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें हमारे पास दोनों के दोनों पार्ट क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। और फोर्थ हमारा पार्ट क्या रहता है, ये इस एरिया को हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर हमारा एक्सिस क्या रहता है, प्लस में, और वाई क्या रहता है, हमारा एक्सिस प्लस के अंदर ही रहेगा, वाई नेगेटिव फॉर्म में होता है। ये 4 एरियाज हैं जिसको हम कहते हैं कि एक्सिस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर आपको कोई इन शॉर्ट में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आ सकता है कि ग्राफ कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके उसकी जो मेन पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ, कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ग्राफ। सबसे फर्स्ट है हेडिंग। तो हेडिंग कैसे होनी चाहिए, हेडिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए, इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब अपने आप में वो कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करती हो। जब भी हम उसको देखते हो तो वो हेडिंग इस तरह से हो कि जो भी हमारे
डेटा हमने यूज किया है स्टैटिस्टिकल डेटा हमारे ग्राफ को बनाते हुए, तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्लेन करता हो हमारा हेडिंग, हमारा टॉपिक, ठीक है। चॉइस ऑफ स्केल, तो चॉइस ऑफ स्केल मतलब हमें स्केल जो है वो इस तरीके से चूज करना है कि एंटायर डाटा आर इजिली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, कि पूरा का पूरा डेटा जो है, एंटायर डेटा वो हमें क्या हो जाए, इजिली वो अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। किसके थ्रू? ग्राफ के थ्रू। तो स्केल हमारा इस तरह से होना चाहिए। तो एंटायर डेटा आर इजिली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रोपोर्शंस ऑफ एक्सिस। प्रोपोर्शंस ऑफ एक्सिस मींस प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर शुड बी 1.5, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स। मेथड ऑफ प्लॉटिंग मतलब कि हमें जो हम प्लॉट करने का मेथड है वो कैसा होना चाहिए। अगर हम एक्स एक्सिस की साइड पे जा रहे हैं, राइट, तो उसमें हमने क्या लगाना है, पॉइंट्स आर प्लॉटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। जैसे कि हमारे पास ये है कर्व, ये एक एक्सिस है, तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डायग्राम है वो बनता है, कर्व बनता है या लाइन बनती है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। क्लियर? अगर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस के ऊपर हमारा क्या बनता है, अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो अब हम करते हैं बॉटम से टॉप की तरफ, यानी कि अगर अगेन हम वाई एक्सिस को चेकआउट करते हैं तो कुछ इस तरह से हम जाते हैं अपने डाटा की तरफ, ठीक है, ये वाली चीज, यानी कि बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप की साइड पे। तो ये हमारा प्लॉटिंग करने का एक तरीका है, ठीक है। लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, line of different type, if more than one line or curves are to be drawn in the same graph, these lines should be differentiated from each other। तो अगर हमारे पास लाइंस, अगर हम ग्राफ पे ऊपर लेके आ रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, हमने दो तरह के वेरिएबल यहाँ पे चूज कर लिए, एक को हम लाइन के थ्रू यहाँ पे शो ऑफ करते हैं और सेकेंड वन को डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स हमें डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता है कि ये लाइन हमने कौन से वेरिएबल के लिए चूज की है, फर्स्ट वेरिएबल के लिए, और ये वाला हमारा जो सेकेंड जो हम शो करना चाहते हैं, बोथ द वेरिएबल्स इफ यू वांट टू शो इन द वन ग्राफ पेपर, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंशिएट रखना पड़ता है लाइंस के बीच में, एक को डॉटेड करते हैं और सेकेंड को एज ए स्ट्रेट लाइन हम शो कर लेते हैं। लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ डेटा। टेबल ऑफ डेटा मतलब कि जो हमारे पास डेटा है, इट वुड बी यूजफुल टू गिव द टेबल ऑफ डेटा अलोंग विद द ग्राफ ऑफ द डेटा। कई बार हम टेबल भी ड्रॉ कर देते हैं, जैसे हमारे पास ग्राफ पेपर है, हमने लाइन बनाई और उसके साथ हम टेबल भी बना देते हैं, राइट। तो ये टेबल हम क्यों करते हैं, टेबल सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने ग्राफ को प्रॉपर वेरीफाई कर सकें। अगर कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, मार्क्स लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दी, उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं, तो ये टेबल अच्छी तरह से शो ऑफ करता है हमारे ग्राफ को। यूज ऑफ फॉल्स लाइन। फॉल्स लाइन का यूज आपको पता है कि हम कब करते हैं, ये आपने पहले भी रीड किया हुआ है कि अगर हमारे पास डेटा जो है वो काफी लार्ज होता है, जैसे कि हमारी फर्स्ट आइटम, लोएस्ट आइटम जो हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, सबसे लोएस्ट आइटम क्या है ये, और हमारे लोएस्ट आइटम और जीरो यानी कि ओरिजिन के बीच में काफी गैप है, तो हम किंक का साइन लेते हैं, राइट। किंक ले लो, कट बोलते हैं इसको, तो किंक करके हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मींस कि अगर आपका जीरो मतलब ओरिजिन से अगर आपकी फर्स्ट आइटम, स्मॉलेस्ट आइटम 35,000 या 3500 है, तो ये काफी लार्ज है। अगर आप चाहते हो तो ग्राफ को एज इट इज भी बना सकते हैं, लेकिन उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा जो पेज है हमारा ऐसे ब्लैंक चला जाएगा और काफी ब्लैंक के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा 3500, 3600 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को इजी करने के लिए हम यहाँ पे किंग का साइन जो है वो शो कर देते हैं। सिमिलर अगर हमारे पास वाई एक्सिस में भी यही चीज है, तो वाई एक्सिस में हम डायरेक्ट नहीं करते, पहले हम किंग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉल्स लाइन को यूज करना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइंस के थ्रू हम ग्राफ बना सकते हैं या कर्व के थ्रू। ये मैंने आपको पहले भी बताया है
कि या तो आप लाइन ड्रॉ कर दो या जिस तरह से प्लॉटेड किए हैं अपने पॉइंट्स उसके थ्रू हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कर्व भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए रूल्स जो हमने कंस्ट्रक्ट करते हुए ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आता है कि जो हम ग्राफ बनाते हैं वो कितने तरह का बनता है। 1 वेरिएबल ग्राफ भी हो सकता है, 2 वेरिएबल ग्राफ भी हो सकता है। 1 वेरिएबल ग्राफ हमारा कैसे हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल लिया है हमने 1 वेरिएबल ग्राफ की। तो 1 वेरिएबल ग्राफ के अंदर हमने लिया एग्जाम्पल, फर्स्ट हमने लिया है, आपको इतना ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे टाइम को ही कंसीडर करते हैं क्योंकि ये टाइम ग्राफ हमारे पास टाइम सीरीज ग्राफ हम बनाते हैं। तो यहाँ पे टाइम लिया है, मंथली हमने प्रोडक्शन बताना है किसी भी फैक्ट्री की, तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से मंथ वाइज हम क्या करते हैं। तो हमने लिया जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें हमने प्रोडक्शन दी है कितनी क्विंटल्स हमने यहाँ पे प्रोडक्शन की है किसी भी सीरियल की, वीट की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5, 7.5 क्विंटल, 5, 10 इस तरह से। ये एग्जांपल हमने नोट डाउन किया है। तो ये हो गया सिंगल वेरिएबल। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की बात कर रहे हैं, वो है प्रोडक्शन ऑफ आइटम। ठीक है, तो एक ही प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यानी कि सिंगल वेरिएबल। 1 वेरिएबल ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीचे पहले मंथ को शो करना पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग है। टाइमिंग को शो करके हम यहाँ पे प्रोडक्शन इन क्विंटल्स, ठीक है, हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 5, 10, 15 का गैप लेके हम यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं। जनवरी के अंदर 5 की प्रोडक्शन थी, उसके बाद फेब के अंदर 7.5 की, और इस तरह से पॉइंट्स लगा के हमने क्या कर दिया, कर्व को बना दिया। ठीक है, तो ये हम सीधा हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे लाइंस को, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, एक लाइन कर्व बन जाता है। क्लियर, ये हो गया 1 वेरिएबल ग्राफ। सेकेंड टॉपिक है हमारा 2 वेरिएबल ग्राफ कैसे बनता है। तो 2 वेरिएबल जैसे कि इसके नेम से पता चलता है कि जब भी हम टाइम सीरीज ग्राफ बनाने वाले हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए, तो 2 तरह की चीजों को हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं। एक तो प्रोडक्शन, यानी कि जो वीट की हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कितना क्विंटल्स इस जनवरी में, फेब में, मार्च में, मतलब जो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ले रहे हैं कि उसी मंथ में सेल कितनी हुई है इन चीजों की। ठीक है, जनवरी में कितनी सेल करी है, फेब में कितनी करी है, इट मीन्स 2 वेरिएबल्स आर हियर। तो 2 वेरिएबल्स को हमने एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर अगर हमने शो करना है तो किस तरह से दिखा सकते हैं। सेम हमें यहाँ पे पहले मंथ यानी कि टाइमिंग लेना पड़ेगा, इधर हम प्रोडक्शन एंड सेल का टॉपिक लेते हैं। तो एक हमने यहाँ पे सिंपल लाइन को, स्ट्रेट लाइन को चूज किया है, किस पॉइंट को दिखाने के लिए, सिर्फ प्रोडक्शन को दिखाने के लिए। 5, 7.5, 5, उसके बाद 10, 12.5 एंड 15। उसके बाद हमने डॉटेड लिया है। यहाँ पे हम जब स्केल चूज करते हैं तो वेरी क्लियरली हमने यहाँ पे शो किया है कि जो स्ट्रेट लाइनिंग हम ले रहे हैं दैट इज द साइन ऑफ प्रोडक्शन, और जब हम डॉटेड ले रहे हैं दैट इज शो फॉर द वी यूज टू शो द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स ले लेके इसका भी ड्रॉ किया है। तो ये हमारा डॉटेड लाइन हो गया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने जो है वो शो कर रहे हैं। तो एक ही ग्राफ के ऊपर हम 2 वेरिएबल्स को शो ऑफ करते हैं, तो इसको बोलते हैं 2 वेरिएबल ग्राफ। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो इसका रिमेनिंग टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।